हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ये पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है? तो एक रूपता यानी कंसिस्टेंसी बताती है कि एक मेथड या एक विधि को आपने अप्लाई कर दिया तो उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बार बार उसी को अप्लाई करना चाहिए। संपूर्ण प्रकटन, फुल डिस्क्लोजर, यानी कि प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना नहीं चाहिए, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित करना चाहिए, चाहे फुटनोट के रूप में क्यों ना। महत्वपूर्णता यानी मटेरियलिटी की जो भी महत्वपूर्ण सूचना है या चीज़ है उसे लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित करना चाहिए, उन्हें पूंजीगत या आयगत के रूप में मार करके दिखाना चाहिए। तो ये एक विवेक का विषय है कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होगी और कौन सी नहीं होगी, क्योंकि एक चीज़ किसी के लिए बड़ा महत्व रखती है और किसी के लिए महत्व नहीं रखती। कोई महत्वहीन होती है, कोई महत्वपूर्ण होती है। तो ये अलग अलग विवेक का मसला है जो साइज और व्यापार पर डिपेंड करता। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट थिंग्स जो है अपना अपना अलग अलग महत्व रखती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्णता भी पाई जाती है। गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर नहीं होती। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता नहीं रखी जा सकती। गोपनीयता रखना इलीगल है। अगर आप अपने व्यापार की पूर्ण सूचनाएं प्रकट नहीं कर रहे तो आप इलीगल हो जाएंगे। गवर्नमेंट को तो आपकी सूचनाएं चाहिए ही है, ठीक है। तो गोपनीयता राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं, एकल प्रविष्टि प्रणाली की शुद्ध संपत्ति विधि में शुद्ध लाभ की गणना किससे की जाती है? तो शुद्ध लाभ की गणना किससे की जाती है? तो एकल प्रविष्टि प्रणाली में हम प्रॉपर लेखे नहीं रखते। अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम जो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल होती है उसकी कंपेयर करके हम तो एकल प्रविष्टि प्रणाली में हम प्रारंभिक और अंतिम पूंजी का मध्य तुलना करके लाभ की गणना करते हैं। अगला है मशीन खरीदी, इसको जनरल में डेबिट किया जाएगा तो मशीन खाते में, मशीन खाता जो है वो डेबिट किया जाएगा। रोकड़ पुस्तक एवं पासबुक के शेष का मिलान जो करने के लिए हम बनाते हैं वो क्या होता है भैया? वो होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो इनमें से कोई नहीं है। डी राइट आंसर है। खाता बही एक लेखा ऐसी लेखा पुस्तक है जिसमें सभी वास्तविक, व्यक्तिगत और नाममात्र के खाते रखे जाते हैं, खोले जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाए। अगला देखिए, आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आंतरिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है वो भैया कहाँ से शुरू होती है? आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट जो है वो आपका लेखांकन के पश्चात शुरू होता है। आगे लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है?
तो व्यावसायिक लेन देनों का लेखन और अभिलेखन, वर्गीकरण और अभिलेखन, ये सी सही हो जाएगा। प्रबंध अंकेक्षण जो है ऐच्छिक है, आपकी इच्छा करे तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। ह्रास का कारण होता है तो मूल्य उच्चावचन, दुर्घटना, संपत्ति का प्रयोग, तो ये संपत्ति का प्रयोग होता है। ठीक है भैया, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास ना तो कोष का प्रयोग होता है और ना ही कोष का यूज होता है। यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं, यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में कोई नहीं, ये बी गलत हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे। ये ठीक है, यहाँ पर जो है डी आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ है नाइदर है और सोर्स नॉर यूज। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत हो रहा है। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। कह रहे हैं आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है भैया, ये आपका सही आंसर अस्सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि 10,000 रुपये मूल्य का अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर, अनुमोदन मतलब विक्रय की वापसी की शर्त, अगर आप कोई माल विक्रय की वापसी की शर्त पर बेचते हैं तो वो आपकी इनकम नहीं है अभी, उसे आप विक्रय में से घटाते हैं, स्टॉक अंतिम स्टॉक में शामिल करते हैं और देनदारों में से घटा करके लिखते हैं। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? एक मिनट।
80 75 B G C थोड़ा बेटा प्रॉब्लम हो गई तो बेटे आप उधर बैठ जाओ, ये 80 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यदि 10,000 रुपये मूल्य का माल अनुमोदन की शर्त पर बेचा तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किसी कंपनी के तलपट में अगर मजदूरी दिखाई गई, आय विवरण तथा चिट्ठा बनाते समय अदत्त मजदूरी दिखाई जानी चाहिए। तो जब हम तलपट में दिखाई हो तो केवल एक जगह उसका लेखा करते हैं, अगर दायित्व या संपत्ति है तो आर्थिक चिट्ठे में, और खर्चा है या इनकम है, हानि है या प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है भैया। अगला देखिए, 10,000 रुपये की मशीन क्रय की गई किंतु इसे क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया तो ये आपकी सैद्धांतिक त्रुटि हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि निदेशक कोष एवं लेखे के कार्यालय के लेखों के आंतरिक जांच करेगा। तो भैया ये आपका निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल करेगा। संविधान अंतरालों पर किए जाने वाला व्यय कहलाता है। तो शाब्दिक अंतरालों पर किया जाने वाला व्यय जो होता है वो आवर्तक व्यय कहलाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रादेशिक अधिकारी वह होता है जो ये सभी शर्तें पूरी करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रादेशिक अधिकारी वह होता है जो कार्यालय अध्यक्ष से ऊंचे पद का होता है, विभाग अध्यक्ष से नीचे पद का होता है, कार्यालय के निर्दिष्ट शीर्षकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। विभाग अध्यक्ष को अभिनय अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने की शक्ति किस नियम में दी गई है भैया? तो ये नियम 3K में दी गई है। रूल 3A, एक कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कौन से नियम के तहत आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करता है? तो ये नियम 3K यानी कि बी के अंतर्गत कर सकता है। किसी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा एक अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी के नियम अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किए जाने के पश्चात भी वे आहरण वितरण अधिकारी किन बिलों पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं होगा? तो राजपत्रित अधिकारियों के वेतन और भत्ते के बिलों पर वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम खातों को तैयार करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम क्या है? अंतिम खातों को तैयार करने के लिए, ठीक है,
तो सही क्रम बताना है, इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो देखिएगा, पहले समायोजन की प्रविष्टि की जाती है, ठीक। फिर खातों का शेष निकाला जाता है, ठीक। उसके बाद तलपट बनाया जाता है, फिर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, DBAC, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन का मतलब असल में क्या है कि जो विक्रय माल की लागत होती है वो हमारी प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया होती है, जिसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई सी भी समीकरण वेरीफाई नहीं करती, ठीक। यानी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डी को सही मान सकते हैं इस कंडीशन में। वैसे P बराबर M-N P-M-N प्लस O, पक्षांतर करने पर ये सही हो सकती है बस, बाकी वैसे गलत है। शुद्ध क्रय 72,000, विक्रय 76,000, विक्रय वापसी 6,000, विक्रय किए गए माल की लागत 60,000, सकल लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, 76,000 में से 6,000 घटा दें तो ये हमारी नेट सेल्स हो जाएगी, और 70,000 नेट सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देते तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, तो 10,000 रुपये का हमारा सकल लाभ आ जाएगा। 23 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं यदि लागत 48,000 विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो लाभ होगा, ठीक। ये कह रहे हैं कि लागत है 48,000, लाभ की दर जो है वो विक्रय मूल्य का 20%, तो 20/100 यानी कि 1/5। अब हमें विक्रय पर लागत दी हो तो मैंने बताया था 1/4, मतलब 1 माइनस कर देंगे 5 में से, तो 12,000 राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, तो बैंक अधिविकर्ष चालू दायित्व चालू संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सबसे अधिक होता है, तो किराए क्रय मूल्य सबसे अधिक होता है। प्रांतीय दिवाला अधिनियम कब बना था, तो ये 1920 में बना था। बीमा दावे के लिए सकल लाभ की गणना की जाती है, तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ, असल में क्या होता है, जब नुकसान होता है तो लाभ की हानि होती है और स्थायी व्यय की भी हानि होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, तो जीएसटी परिषद का गठन 279 ए के अंतर्गत किया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी लेखा परीक्षक अवधारणा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बुनियादी
लेखा परीक्षक का जो लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता है वो नहीं है, क्योंकि अंकेक्षक जो है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि अंकेक्षक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में आय के द्वारा जो होती है वृद्धि होती है, भी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खातों में किया जाएगा? तो विक्रेता को देय कमीशन का लेखा होगा और किसी का लेखा नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन से संबंधित है, सम्मिश्रण से संबंधित है, 33 का ए हो जाएगा। सार्वजनिक धन का संरक्षक जो होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, सी सही हो जाएगा। लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। तो लेखा परीक्षक के त्याग पत्र देने के बाद जो लेखा परीक्षक की पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है भैया? तो ये केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा की जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक रहतिया 12,000, अंतिम रहतिया 18,000, विक्रय की लागत 80,000, तो क्रय की लागत होगी तो 80 और 18, 98, 12 माइनस कर दो तो 86,000 आ जाएगा। 80,000 में 18,000 जोड़ दो और 12,000 घटा दो, भी राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है बेटा कौन सी शाखा अपने यहाँ खाते नहीं बनाती? तो आश्रित शाखा नहीं बनाती। विभागीय लेखों में भवन का बीमा किस आधार पर बांटा जाता है? तो भवन का बीमा किराए स्थान के आधार पर बांटा जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है निवासीय स्थिति पर। निवासीय स्थिति के आधार पर करदाताओं को 3 भागों में बांटा गया है: साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। यदि कोई व्यक्ति आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो वो साधारण निवासी, और अगर आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता तो अनिवासी, और दोनों आधार शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता तो अनिवासी कहलाता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश जाता है उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम 182 दिन रहना जरूरी है। पहले का 40 का ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कौन सी छूट दी जाती है? तो ये आपका 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नगद छूट दी जाती है। स्थगित संचालन व्यय किससे संबंधित है? तो स्थगित संचालन व्यय जो होते हैं वो ऐसे व्यय होते हैं जो जिस साल किए जाते हैं उनका फायदा कई वर्षों तक उनको बांटा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? तो पूंजीगत व्यय
तो देखिए यहाँ पर बात आती है प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय की। तो पूंजीगत व्यय वो होते हैं जो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो सुपुर्दगी बैंक का क्रय करना ये हमारी संपत्ति का क्रय है। रोजनामचा में खाते बनाए जाते हैं 5। सी राइट आंसर हो जाएगा। खाता बही मुख्यता के रूप में जानी जाती है। तो खातों की मुख्य बही के रूप में जानी जाती है। रोकड़ बही का नाम शेष 12,000, चेक निर्गमित किए 4,000 के, बैंक द्वारा बीए लगाए गए 1,000 के, तो 12,416। ठीक है, 12,416 माइनस 1 यानी 15,000 रुपये। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 25 के नियम के अनुसार लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं दायित्व का विवरण दिया गया है। तो सामान्य वित्तीय एवं वित्तीय लेखाधिकारियों के जो दायित्व है वो किस में दिए गए भैया? तो ये परिशिष्ट 4 व 5 में दिए गए हैं। ये सी राइट आंसर है। यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित करते हैं तो 62 शेष बचता है। यदि उसे 31 से विभाजित किया करें तो कितना शेष रहेगा? तो सीधी सी बात है, 62 को 31 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 31 से 899 को भाग देंगे तो 31 से भाग देने पर ये 29 बार जाएगा। यानी 31 से दोनों संख्याएं कट रही, इसका मतलब 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है शेष। अगला है, वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23, 35 और 41 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो 6 हो जाएगा। 6 से अगर हम भाग देंगे तो हर बार 5 बचेगा इन संख्याओं में। किसी कंपनी में टेली ऑडिट फीचर को कैसे एक्टिवेट करें? तो F11 जो है वो फीचर्स के लिए यूज किया जाता है। एक धन की कोर 20% बढ़ा दी जाती है, घन का आयतन बढ़ जाएगा। तो देखो, माना घन की कोर 100, घन की कोर कितनी मान ली हमने? 100 मान ली। घन की कोर बढ़ा दी, बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो भैया भुजा की घात 3 मतलब 100 की घात 3 करेंगे तो ये 10 लाख आएगा, और 120 की घात करेंगे तो ये 17,28,000 आएगा। यानी कि जो हमारा घन बढ़ करके हो गया वो 7,28,000 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये 72.8 आएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक अर्धगोले एवं शंकु समान आधारों पर खड़े हैं तथा शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। अर्धगोले एवं शंकु के आयतन में अनुपात होगा। तो देखिए भैया, गोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है क्या? गोले का आयतन होता है 2/3
पाई आर क्यूब, ठीक। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद 2r, ठीक। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पर जो है 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपस में कट जाएंगे। 2/3 से 2/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:1। तो ठीक हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल बजटरी नियंत्रण में किस तरह किया जा सकता है, तो ये सभी किए जा सकते हैं, डी राइट आंसर है। एक फल विक्रेता जो है बेटा, ₹1 प्रति किलो बेचता है। क्या करता है एक फल विक्रेता? ₹1 प्रति किलो बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है, ठीक। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने चाहिए? तो देखिएगा, भाई जब बेच रहा है ₹2 प्रति किलो बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। अगर वो ₹105 की दर से उसे बेचता है तो कितना होगा? तो 2 गुणा 105/80 करके निकालेंगे तो ये 11.81 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये WW तो ये 1989 में पेश किया गया था। ई कॉमर्स का एक प्रारंभिक रूप है, ई कॉमर्स का एक प्रारंभिक रूप है BEE। आगे देखिए, तो इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर संचार नेटवर्क पर सूचना उत्पादों और सेवाओं की खरीद और बिक्री? तो ई कॉमर्स। आगे देखिए, 1960 के दशक में विकसित मानकों का एक सेट जो व्यापार की जानकारी का आदान प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए है। तो क्या है भैया? ये EDI। ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है? तो किताबें उपयुक्त है। वैसे तो सब्जियां, कपड़े, शूज, स्लीपर, सलोली, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, काले को गोरा कर दो,
गोरे को काला कर दो, है नी, बूढ़े को जवान कर दो, पुरानी बिल्डिंगों को नया कर दो। ये सारी चीजें आप ई कॉमर्स के माध्यम से मंगा सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो प्रीफर करते हैं वो किताबों को प्रीफर करते हैं। एक संगठन के कंप्यूटर पर एक व्यापार आवेदन किसी अन्य कंपनी के कंप्यूटर पर व्यापार आवेदन के साथ सीधे संवाद करने के लिए अनुमति देता है। तो ये EDI करता है। एक मानक प्रारूप में व्यापार दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। ठीक है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो निर्माता, खुदरा विक्रेताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि को जो है विकसित करने और वितरित करने के लिए एक श्रृंखला के रूप में जोड़ता है। तो भैया ये ACM है, SCM। निम्नलिखित में ऐसे SCM की परिपाटी नहीं है, तो SCM की परिपाटी जो है वो वितरक नहीं है। C एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री या पहुंच शामिल है। तो ई कॉमर्स। ठीक है भैया, इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।